गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो टॉपिक शुरू कर चुके थे क्या था? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। किसके बारे में बात कर रहे थे? अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस कर लिया था? बेसिक टर्म जो यूज होते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, जिसमें मेनली किसकी जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो किसकी यूज होती है? साउंड वेव्स की। किसकी? साउंड वेव्स की टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स भी एक तरीके की क्या है? साउंड वेव्स ही तो है। क्या है? साउंड वेव्स ही तो है, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है। हम लोगों ने फिर इसके बाद बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया था। क्या देख लिया था? बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल चेक कर लिया था कि किस तरीके से हमारी अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग वर्क करेगी, ठीक। जिसमें हमने ट्रांसमिशन मेथड देखा था कि ट्रांसमिशन मेथड में क्या हुआ था कि हम लोगों ने एक तरफ ट्रांसड्यूसर यानी दो ट्रांसड्यूसर यूज किए थे, जिसमें एक ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा था, दूसरा क्या कर रहा था? इकोज को रिसीव करने का काम कर रहा था, ठीक। लेकिन वहीं पल्स इको मेथड में हमने एक ही ट्रांसड्यूसर से दोनों काम किए थे, ठीक। तो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने चेक कर लिया था। अब हम लोगों को जो देखना है कि कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स यूज होते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में, ठीक, और उनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूजेज है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें बेसिक जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में बात की गई है। जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है एक ऑसिलोस्कोप, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। सिंपली क्या? एक स्क्रीन जिसमें आप क्या देखने वाले हैं? अपना डाटा देखने की कोशिश करेंगे, ठीक। दूसरा यहाँ पे फिर इसके बाद जो सबसे अच्छा एलिमेंट है जो बेसिकली वो है पल्सर या रिसीवर। पल्सर या रिसीवर का काम क्या है? सिंपली क्या करने वाला है कि ट्रांसड्यूसर को जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ट्रांसड्यूसर क्या करने वाला है? अल्ट्रासोनिक वेव को जनरेट करने का काम कौन करेगा? ये मेरा ट्रांसड्यूसर करता है, ठीक। लेकिन कब करता है? जब उसको इलेक्ट्रिसिटी की पल्स सप्लाई चाहिए होती है। कैसे? ब्रेक छोटे छोटे पल्स में यदि सप्लाई मिल रही होती है तभी ट्रांसड्यूसर वर्क करता है, ठीक। तो वो करने का काम कौन करता है? मेरा ये पल्सर या रिसीवर। पल्सर अभी इस समय इसने क्या किया? पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट किए और किसको भेज दिया? ट्रांसड्यूसर को भेज दिया। इस समय इसने पल्सर का काम किया, ठीक। फिर इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या डिजिटाइजर इसी को कह सकते हैं, या इसी को क्या कह सकते हैं? डिजिटाइजर। डिजिटाइजर का मतलब क्या है? एक जो हमारी सप्लाई है उसको टाइमिंग में तोड़ देना। भाई हमें कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं चाहिए, हमें कौन सी चाहिए? पल्स सप्लाई चाहिए। तो कितने समय तक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए, ये सब किस पे डिपेंड करेगा? इस इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या डिजिटाइजर में। मतलब टाइम को कंट्रोल करने का फंक्शन कौन करेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक या डिजिटाइजर करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मेरा एक कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मेन काम क्या होगा कि कितना हमें वोल्टेज चाहिए, कितनी करंट हमें देनी है, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? पल्सर के अंदर ये कम्युनिकेशन डिवाइस करती है। क्लियर? ठीक है। फिर इसके बाद हमारा यहां दिखाई दे रहा है आपको मोशन कंट्रोल दिखाई दे रहा है। तो मोशन कंट्रोल क्या? सिंपली इसका काम क्या है कि ये मेरे ट्रांसड्यूसर से क्या है? कनेक्ट है। तो ट्रांसड्यूसर से यदि कनेक्ट है तो ट्रांसड्यूसर के मोशन को कंट्रोल करने का काम करता है। यदि हमारा ट्रांसड्यूसर सिंपली हैंड ऑपरेटेड है तब तो हम मैनुअली काम कर रहे होंगे, ठीक है, तब मोशन कंट्रोल की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारा ट्रांसड्यूसर सिंपली क्या है, मैं क्या है, हैंड ऑपरेटेड है, तो मैं सीधे अपने हाथों से उसे कर रहा हूँ, ठीक, तो उस समय मैनुअली काम कर रहा है। लेकिन यदि ऑटोमेटेड है तो उसको चलाने के लिए भी आपको किसी तरीके का मोशन कंट्रोल क्या करना पड़ेगा? जनरेट करना पड़ेगा, जो एक्स वाई जेड एक्सेस में उसको मूव कराए हमारे ट्रांसड्यूसर को। क्लियर? फिर इसके बाद यहां से ट्रांसड्यूसर ने इस पल्स सिग्नल को लिया और अल्ट्रासोनिक वेव्स के जनरेशन किया, ठीक। अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या हुई? यूनिट, जो हमारी यूनिट अंडर टेस्ट है, यानी टेस्ट स्पेसिमेन है, यूनिट अंडर टेस्ट कह सकते हैं, यूयूटी, या मेरे इसी को क्या कह सकते हैं? टेस्ट स्पेसिमेन है। तो इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव्स गई। फिर जहां पे भी रिफ्लेक्शन क्या हुआ? यदि कहीं पे भी मैंने बताया था कि यदि रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो मेनली मेरा एक टर्म हम लोगों ने डिस्कस किया था, रो इनटू बी। ये क्या था? इंपीडेंस था। क्या था? इंपीडेंस था। क्या था? इंपीडेंस, ठीक है, इंपीडेंस। यदि एक मीडियम में ट्रांसड्यूसर ने हमारा क्या किया? अल्ट्रासोनिक वेव्स का जनरेशन किया, ठीक। जब यह किसी वर्क पीस के अंदर गया, उसे यदि किसी भी तरीके का क्रैक्स या डिफ्रैक्शन मिला तो उस जगह पे क्या होगा? एक तरीके का अलग मीडियम होगा, और अलग मीडियम होगा तो ये क्या करेगा? वहां पे एक अलग तरीके की इंपीडेंस जनरेट होगी। और जब मैंने कहा था कि इस इंपीडेंस, इन दोनों इंपीडेंस में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा यहां से क्या होने वाला है? मेरा अल्ट्रासोनिक वेव्स का रिफ्लेक्शन अकर करता है।
इन दोनों का डिफरेंस जितना हायर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने वाला है वहां पे अल्ट्रासोनिक वेव्स का। और यदि रिफ्लेक्शन हुआ तो फिर ट्रांसड्यूसर के पास ये सिग्नल वापस जाएगा और ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, इस समय जब उसने पहला काम किया था कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके मैकेनिकल मोशन या अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट किए थे, तो अब ये उसी सिग्नल को लेकर क्या कर देगा, वोल्टेज में कन्वर्ट कर देगा और सिग्नल भेज देगा वापस किसे, फिर से इसी यूनिट को हमारी। अब ये यूनिट क्या करेगी, इस सिग्नल को रिसीव कर लेगी, इस सिग्नल को क्या करेगी, जो ट्रांसड्यूसर ने भेजा है उसको रिसीविंग का काम करेगी, ठीक, और उसको भेज दिया जाएगा रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट में। क्या है, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट क्या करेगा, जो सिग्नल ट्रांसड्यूसर ने भेजा है रिसीवर के थ्रू, वो क्या करेगा, उसको उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, क्या करेगा, बड़ा करके बड़ा करेगा और उसको कहां डिस्प्ले कर देगा, ऑसिलोस्कोप में डिस्प्ले कर देगा। क्लियर। तो इस तरीके से बेसिक से क्या करती है, हमारी वर्किंग होती है। ठीक, अब ये देखते हैं कि किस एलिमेंट का क्या काम है। तो सबसे पहले ऑसिलोस्कोप है। ठीक, ऑसिलोस्कोप सिंपली क्या है, एक तरीके की स्क्रीन है। ठीक है, तो ये सिंपली क्या कह सकता हूं, डिवाइस है जो क्या कर रही है, डिवाइस टू डिस्प्ले डाटा सिग्नल इनटू वीडियो मोड या तो वीडियो के उसमें दिखाएगी और फ्रीक्वेंसी मोड या फिर फ्रीक्वेंसी मोड में दिखाने वाली है। किसी भी तरीके की क्या देखते हैं आप, जब कभी भी देखते हैं किसी तरीके के डिवाइस में, तो इस तरीके से लाइनिंग चलती रहती है, या तो इस फॉर्म में दिखाएगी या फिर सीधे रिजल्ट्स वीडियो मोड में आपको उसको दिखाते हुए चलेगी कि उसने क्या एनालाइज किया, कहाँ पे क्रैक दिखाई दे रहा है उसको मटेरियल के अंदर, या तो वीडियो फॉर्म में दिखा सकती है या फिर ये क्या सिंपली फ्रीक्वेंसी मोड में दिखा सकती है। क्लियर। ठीक, ऑसिलोस्कोप क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास यहां है पल्सर। ठीक, पल्सर की बात करें तो पल्सर दो काम कर रहा है, पल्सर या रिसीवर। तो पल्सर का एक काम तो है कि जनरेट पल्स्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या करने वाला है, पल्स्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करेगा। जनरेट पल्स्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके लिए, टू ट्रांसड्यूसर। जनरेट पल्स्ड इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर ट्रांसड्यूसर, किसके लिए, ट्रांसड्यूसर के लिए पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने का काम करेगा। एक काम तो इसका ये है जो सीधे ट्रांसड्यूसर में जाएगा और ट्रांसड्यूसर उसके क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स का जनरेशन करेगा। दूसरा क्या काम है कि व्हेन ट्रांसड्यूसर send voltage output from the reflected signals then receive them। क्या करेगा, then receive them। ठीक, तो एक तो इसने पल्सर का काम किया कि पल्स जनरेट करेगा। दूसरा इसका काम होगा कि जब ट्रांसड्यूसर को रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलेंगे तो उनका वो क्या करेगा, वोल्टेज में कन्वर्जन करेगा और उन वोल्टेज को फिर से रिसीवर में भेजेगा, तो उनको रिसीव करने का भी काम करेगा। क्लियर। ठीक है, अब यदि ये हो गया तो फिर इसके बाद यदि रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट की बात करें तो ये क्या काम करेगा, तो ये एक तो क्या करेगा, मैं एम्पलीफाई दी सिग्नल्स, एक तो एम्पलीफाई करने का काम करेगा। ठीक, और भी इसके काम होते हैं क्योंकि ये क्या डायरेक्ट डिस्प्ले पे सप्लाई भेज रहा है, तो सिर्फ एम्पलीफाई करना ही काम नहीं होगा, और क्या क्या काम होंगे इसके और काम होंगे। क्या करना है, शेप भी जनरेट करना है ना इसको, तो शेप करने का ये क्या करेगा, फिल्टरिंग टू शेप भी करेगा। ठीक, और जब फिल्टरिंग टू शेप करेगा तो स्मूथ रिटर्न्स भी जनरेट करेगा। रिजेक्शन कंट्रोल भी इसी के हाथ में होगा, कौन सा सिग्नल लेना है कौन सा छोड़ देना है। ठीक, रिजेक्शन कंट्रोल भी इसके हाथ में होगा। और क्या होगा, ठीक है, और सिग्नल रेक्टिफिकेशन का काम करेगा, मतलब सिग्नल में यदि किसी तरीके का डिफेक्ट है तो उसको भी सही करके फिर से क्या करेगा, उसको मैनिपुलेट करने का काम करेगा। दरअसल ये एम्पलीफायर सर्किट्स में होते हैं ढेर सारे ट्रांजिस्टर। क्या होते हैं, ढेर सारे ट्रांजिस्टर होते हैं जो या तो एडर का काम कर रहे होंगे या सब्सट्रैक्टर का काम कर रहे होंगे। ठीक,
या फिर मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। तो ये सारे क्या करेंगे, सिग्नल्स को जिस तरीके से भी जरूरत होगी मॉडिफाई करने का काम कौन करता है, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट करता है। कौन सा करता है, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट करता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट हो गया। इलेक्ट्रिक क्लॉक का या डिजिटाइजर की बात कर लेते हैं। तो ये क्या काम करने वाली है, इलेक्ट्रिक क्लॉक या डिजिटाइजर क्या करने वाली है, सिंपली ये क्या करेगी, एस्टिमेट करेगी टाइम। ये क्या करेगी, एस्टिमेशन ऑफ टाइम फॉर लॉजिकल पल्सेस, जो आप हमारा पल्सर को जनरेट करनी है पल्सेस, उसके लिए ये क्या टाइम का एस्टिमेशन करने वाली है। और क्या जनरेट करेगी, रेफरेंस वोल्टेज टाइमर भी जनरेट कर सकती है। इस तरीके से इसका काम क्या है, डिजिटाइजर के छोटे छोटे हिस्से में हमारी सप्लाई को ब्रेक करने का, जो टाइम डिसाइड करेगी उसको ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, क्लियर। तो इतनी चीजें क्लियर है। ऑसिलोस्कोप की बात की जाए तो सिंपली क्या है कि या तो वीडियो मोड में या फ्रीक्वेंसी मोड में क्या करेगी, मुझे रिजल्ट आउटपुट देगी। ठीक है, क्लियर है। फिर इसके बाद मेरा यदि बात की जाए पल्सर की, तो पल्सर या रिसीवर दोनों काम करेगा। एक तो क्या करेगा, जनरेट करेगा पल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर ट्रांसड्यूसर, जिससे कि अल्ट्रासोनिक वेव्स हो, या फिर क्या करेगा, जो ट्रांसड्यूसर है उसने जो भी क्या किए होंगे, वोल्टेज सिग्नल जनरेट किए होंगे, कहां से, रिफ्लेक्टेड सिग्नल्स के थ्रू, तो उनको रिसीव करने का भी काम यही करेगा। ठीक, फिर इसके बाद जो सिग्नल रिसीव इसने किया वो इसको कहां भेज देगा, उन सिग्नल्स को भेज देगा किसके पास, रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट में। तो वहां पे क्या होगा, सिग्नल को एक तो एम्पलीफाई करने का काम करेगा, ठीक, जो सेम जनरेट करना है उसको फिल्टरिंग करने का भी काम करेगा यही रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट, यानी किस तरीके का शेप जनरेट करना है ये बात करेगा। ठीक, स्मूथ रिटर्न्स जनरेट करेगा, मतलब कि शेप को स्मूथली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इसके बारे में बात करेगा। रिजेक्शन कंट्रोल को भी करेगा, किस तरीके के सिग्नल उसे एक्सेप्ट करने हैं, कैसे सिग्नल उसको रिजेक्ट करने हैं इसके बारे में बात करेगा। और सिग्नल रेक्टिफिकेशन, यदि सिग्नल किसी भी तरीके का कैसा है, डिफेक्ट के थ्रू आया है या नॉइस के थ्रू आया है, ठीक, तो उसको सही करने का काम भी कौन करेगा, यही मेरा रिसीवर एम्पलीफायर सर्किट करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक, और फिर आगे देखते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक। तो सिंपली इसका काम क्या है, क्लॉक है तो इसका मतलब टाइम एस्टिमेशन करेगी लॉजिकल पल्सेस को, कितनी देर तक मुझे इलेक्ट्रिक सप्लाई देनी है, कितना वोल्टेज देना है, उसके लिए टाइमिंग डिसाइड करने का काम कौन करेगी, मेरी ये इलेक्ट्रिक क्लॉक या डिजिटाइजर करेगी, यानी ये पल्सेस को तोड़ने का क्या काम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सप्लाई को पल्सेस में ब्रेक करने का काम करेगी। ठीक है, फिर इसके बाद ये कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन का सीधा सा मतलब आप लोग जानते ही हैं क्या करने वाला है ये, हर एक तरीके कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्या आया और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। ठीक, कम्युनिकेशन की मेनली जरूरत क्या है, कंट्रोल करना। तो ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑपरेशन पैरामीटर्स, ये क्या करेगा, कंट्रोल ऑपरेशन पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में क्या, ऑपरेशन पैरामीटर्स, कंट्रोल ऑपरेशन पैरामीटर्स कैसे, सच एज पल्स लेंथ, पल्स की लेंथ कितनी रखनी है हमें। ठीक, ट्रांसड्यूसर किस तरीके का है उसको पल्स लेंथ कितनी रखनी है, हमारा यूनिट अंडर टेस्ट है उसके लिए पल्स लेंथ कितनी जरूरी है, पल्स एनर्जी कितनी जरूरी है। ठीक, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, ये हमारा जो कम्युनिकेशन है ये हमारा ये काम करता है। ठीक है, जो ऑपरेशन पैरामीटर्स होते हैं, बैंड कितना पास करना है, कितनी बैंड की फ्रीक्वेंसी रहने वाली है, हाई फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, लो फ्रीक्वेंसी कितनी रखने वाले हैं, ये सारा डिसाइड कौन करता है, ये मेरा कम्युनिकेशन डिसाइड करता है। क्लियर, ठीक है। फिर पावर सप्लाई की बात, तो ये क्या है, टू एनर्जी, ये सिंपली क्या करती है, एनर्जी सप्लाई करेगी। तो टू एनर्जाइजिंग दी ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जितने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगे हैं उनको क्या करने का, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम हमारी कौन करेगी, पावर सप्लाई करेगी। ठीक, तो ये चीजें इतनी तो मेरी हो गई कहाँ, पल्सर साइड में। ठीक है, पल्सर साइड में हुई। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं तो क्या होगा, अब मेरे पास बचा है मोशन कंट्रोल। क्या बचा है, मोशन कंट्रोल, और इधर हमारा ट्रांसड्यूसर साइड।
ठीक, तो जरा देखते हैं मोशन कंट्रोल किस तरीके से। तो मोशन कंट्रोल का सिंपली मैं क्या काम है, कंट्रोल द एरिया ऑफ मोशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, मोशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। क्या करने वाला है, जो ट्रांसड्यूसर का मूवमेंट है उसके कितने एरिया में उसे मूव कराना है, किस तरीके से मूव कराना है, ये कौन डिसाइड करता है, मोशन कंट्रोल डिसाइड करता है। ये कब यूज किया जाता है, इफ ऑटोमेटेड, ठीक, कब, जब कैसा हो, हमारा ये पूरा का पूरा अल्ट्रासोनिक सिस्टम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो ऑटोमेटेड हो, तो उस समय क्या करने वाले हैं हम लोग, एक मोशन कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी जो हमारे ट्रांसड्यूसर को आगे पीछे XYZ तीनों एक्सिस में मूव कराने का काम करेगा, ठीक है। और यदि हैंड ऑपरेटेड है, इफ हैंड ऑपरेटेड देन मैनुअल, इफ हैंड ऑपरेटेड देन मैनुअली, देन क्या होगा, मैनुअल ही ये काम किया जा सकता है, ठीक। लेकिन जनरली क्या होता है, ये ऑटोमेटेड ही होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं और इनबिल्ट ही होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हमारा मोशन कंट्रोल भी हो गया। अब ये मोशन कंट्रोल हमारे क्या करेगा, यूनिट जो हमारी टेस्टिंग के लिए रखी गई है उसके ऊपर किस तरीके से ट्रांसड्यूसर को चलना है ये डिसाइड करने का काम करता है, ठीक है। कितनी देर किस एक्सिस में रखना है, कैसे मूव कराना है, रोटेशन देना है, क्या देना है, इन सब चीजों की बात करेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद बात करें, अब इधर देखते हैं, क्लियर। फिर इसके बाद हमारा मिला क्या, ट्रांसड्यूसर। फिर इसके बाद आई हमारी डिवाइस क्या है, ट्रांसड्यूसर है। क्या है, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्लियरली पता है, एक तो क्या करेगी, जनरेट क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स, जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स in respond to pulsed electric signal, pulsed electric signal के रिस्पॉन्ड में क्या करेगी, ये एक अल्ट्रासोनिक वेव्स का जनरेशन करने वाली है हमारी ये डिवाइस ट्रांसड्यूसर, ठीक है। फिर क्या करेगी, फिर और क्या कर सकती, और करेगी जनरेट वोल्टेज फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सिग्नल, जनरेट वोल्टेज फ्रॉम रिफ्लेक्टेड सिग्नल। दरअसल होता क्या, यदि ये डिवाइस इस तरीके से है कि यदि इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल दिए गए तो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करेगी। अब यदि वापस अल्ट्रासोनिक वेव इसे प्रोवाइड की जाएंगी तो वोल्टेज प्रोवाइड कर देगी। भाई हो क्या रहा, यही तो हो रहा है, पल्स सिग्नल आपने दिए तो उसने अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट की। अब रिफ्लेक्ट होकर वही अल्ट्रासोनिक वेव जब इसे मिलती है तो फिर क्या करती है, फिर से उसे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है और वो वोल्टेज सिग्नल किसे भेज देती है, रिसीवर को भेज देती है, क्लियर, ठीक है। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्लियर हो गया। अब जो मेन चीज आई, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसको हम लोगों ने ट्रांसड्यूसर को भी अंदर कर रखा है, किसी टैंक जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ट्रांसड्यूसर को सर्च यूनिट भी कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर का एक नाम क्या है, सर्च यूनिट के नाम से भी इसे लिखा जा सकता है। इसीलिए ट्रांसड्यूसर को क्या कहते हैं, सर्च यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि रियल में तो यही डिफेक्ट को पता कर रही है, ठीक है, क्लियर। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि भाई ये लिक्विड जैसा क्या भर रखा है, इसको एक टैंक के अंदर क्यों बंद कर रखा है, ठीक। अभी हमने जितने जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखा था उसमें तो इस तरीके के टैंक कुछ बनाया नहीं था, ठीक। लेकिन एक बात की थी, किसकी, कपलेंट वहां बताया था। कपलेंट का सिंपली क्या था, मैंने बताया था कि ये सिंपली एक लिंक का काम करेगी ट्रांसड्यूसर और अल्ट्रासोनिक जो हमारा यूनिट अंडर टेस्ट हो गए, टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में लिंक का काम करेगी। लिंक का काम कैसे करेगी जरा उसको समझते हैं। अब देखिए मैंने बताया था मेनली कि हमारा जो भी ट्रांसमिशन है वो किस पे डिपेंड करता है, इंपीडेंस पे। किस पे डिपेंड करता है, इंपीडेंस पे, यानी रो इनटू बी पे डिपेंड करने वाला है। मैंने कहा कि यदि ये मिसमैच, ये इंपीडेंस में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएंगे तो यदि मिसमैच ज्यादा है तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। यानी फॉर ट्रांसमिशन मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, फॉर ट्रांसमिशन मेरा टारगेट होना चाहिए कि ρ1 v1 माइनस ρ2 v2 क्या होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। यदि मुझे अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स
अपनी टेस्ट स्पेसिमेन के अंदर भेजनी है तो मुझे क्या करना होगा, उस समय ट्रांसमिशन की ओर ध्यान देना है ना। यदि मुझे अपनी अल्ट्रासोनिक वेव्स किसके अंदर भेजनी है, अपने वर्क स्पेसिमेन के यदि अंदर भेजनी है तो उस समय मुझे किसका काम करना होगा, ट्रांसमिशन का काम करना है ना। तो ट्रांसमिशन का काम करना है तो मुझे ये अपना इंपीडेंस मिसमैच जो है उसको क्या करना होगा, लोअर करने की ओर ध्यान देना है। किसकी ओर ध्यान देना है, लोअर करने की ओर ध्यान देना है। अब यदि लोअर करने की ओर ध्यान देना है तो दो चीजें मेरे पास है, एक तो मेरे पास क्या है, डेंसिटी, दूसरी है वेलोसिटी। यही तो है इंपीडेंस। यदि डेंसिटी और वेलोसिटी है तो मैं यदि अभी यहाँ ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर लगभग कैसे सॉलिड्स होते हैं जनरली, क्या होते हैं, कुछ लिक्विड या सॉलिड्स ही होते हैं जनरली, ठीक। अब यहां से वो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम यानी मेरे टेस्ट स्पेसिमेन जो कि जनरली कैसा होगा, सॉलिड होगा, वहां पे भेजना है, ठीक। बीच में यहाँ पे यदि मान लीजिए ये मेरा टेस्ट स्पेसिमेन है, क्या है, टेस्ट स्पेसिमेन है, ये मेरा ट्रांसड्यूसर है, ठीक। यहां से यदि सिग्नल अल्ट्रासोनिक वेव चलनी है तो बीच में ये क्या है, एयर आ जाएगी, क्या है, बीच में एयर आ गई। क्या, यदि ये एयर है तो एयर की डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। एयर की डेंसिटी क्या हो गई, बहुत कम हो गई। और यहाँ पे मेरी जो डेंसिटी है, मान लीजिए ये रो एयर है और ये रो ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। तो रो ट्रांसड्यूसर बहुत ज्यादा है और रो एयर बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, इंपीडेंस मिसमैच बहुत ज्यादा होने वाला है। क्या होने वाला है, यहां से रो ट्रांसड्यूसर VT ये माइनस रो एयर और V एयर क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये यदि एयर है इसके बीच में तो ये इंपीडेंस मिसमैच बहुत ज्यादा होगा, यानी मोस्टली सिग्नल क्या कर जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाने वाला है। क्या करने वाला है, मोस्टली सिग्नल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ज्यादा रिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, यानी पूरा का पूरा आधे से ज्यादा सिग्नल तो यहीं बैक में क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फिर मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो ट्रांसमिशन कराना है ना, इसके अंदर अल्ट्रासोनिक वेव भेजनी है कि यहीं खत्म कर देना, यहां नहीं रोकना ना। तो फिर मुझे क्या करना था कि इस एयर गैप को, मेरा टारगेट क्या हुआ कि इस एयर गैप को यहां नहीं रखना है, ठीक है। यदि मुझे ये क्या है, मुझे पता है कि यदि ये मिसमैच ज्यादा हुआ तो रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा, यानी यदि यहाँ पे एयर रही तो निश्चित तौर पे मेरा पूरा सिग्नल क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट हो रही है वो क्या होंगी, बर्बाद हो जाएंगी, वो उनका मैक्सिमम हिस्सा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और यदि मैक्सिमम हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया और फिर चलिए मान लीजिए कि 50% हुआ, कितना, 50% हिस्सा रिफ्लेक्ट कर गया, 50% इंटर चला गया। यदि 50% अंदर गया, यहां से उसने रिफ्लेक्शन सिग्नल जनरेट किया, ये रिफ्लेक्शन सिग्नल जब यहां बाहर आएगा तो फिर से क्या करेगा, वापस ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो जो ये मेरा ट्रांसड्यूसर का वोल्टेज सिग्नल भी होगा वो भी क्या होगा, बहुत वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा। इसीलिए बीच से एयर को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कपलेंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिंक यूज की जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, कपलेंट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक क्या जरूरत है कपलेंट की वो समझ में आ गई, क्यों कपलेंट का यूज किया गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, कपलेंट के बारे में देखते हैं भाई, ठीक। तो कपलेंट किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं कपलेंट पे। तो कपलेंट का यूज, बेसिक यूज क्या है, सबसे पहला जो कपलेंट है मेरे पास, कपलेंट का यदि बेसिक यूज देखा जाए तो सबसे पहला है क्या, टू रिमूव एयर गैप, टू रिमूव एयर गैप बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड टेस्ट स्पेसिमेन, बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड टेस्ट स्पेसिमेन किस लिए, टू रेड्यूस इंपीडेंस मिसमैच। क्या, इंपीडेंस मिसमैच को कम करने के लिए, किसके लिए, टू रेड्यूस इंपीडेंस मिसमैच, ठीक है। इंपीडेंस मिसमैच को कम करने का मेनली मेरा क्या काम है, उसी के लिए हमने यहाँ पे कपलेंट का यूज किया। अब ये कपलेंट होते कितने के तरीके के, कौन कौन से कपलेंट यूज होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो कपलेंट में जो यूज होते हैं उसमें सबसे पहले मान लीजिए वाटर या पेट्रोल यूज कर लीजिए,
ठीक, वाटर या पेट्रोल भर दीजिए इनके बीच में। यदि मान लीजिए यहाँ पे या लिक्विड, ये वाटर भी हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है। ठीक, वाटर या लिक्विड का सिर्फ और सिर्फ तब यूज करेंगे जब मेरी सरफेस कैसी हो, कोल्ड हो और स्मूथ हो। कैसी हो, कोल्ड हो और स्मूथ हो। ठीक, इसके बाद और क्या यूज किया जा सकता है, आप ऑयल का यूज कर सकते हैं, ग्रीसेस का यूज कर सकते हैं। ठीक, ग्रीस का यूज कर सकते हैं, या सिलिकॉन ग्रीस का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, सिलिकॉन ग्रीसेस। ठीक, तो इन सब का यूज कब होगा, जब मेरा जो टेस्ट स्पेसिमेन है वो हॉट कंडीशन में है और उसके ऊपर जो सरफेस है वो कैसी है, यदि रफ सरफेस है तो आप इसका ऑयल या ग्रीस या सिलिकॉन ग्रीसेस का यूज कर सकते हैं। और साथ में क्या यूज कर सकते हैं, एक यहां पे पेपर क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली पेपर पेस्ट यूज किया जा सकता है। क्या यूज किया जा सकता है, पेपर पेस्ट। ये किस लिए, टू रेड्यूस नॉइस। यदि आप यहाँ पे पूरी तरीके से अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये जो हमारी यूनिट अंडर टेस्ट है उसके चारों तरफ यदि पेपर पेस्ट लगा देंगे तो जो वाइब्रेशन है वो क्या हो जाते हैं, वो रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक, तो कपलेंट मेन काम क्या था, एयर गैप को हटाना हमारे ट्रांसड्यूसर और टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में, ताकि इंपीडेंस मिसमैच कैसी हो, कम से कम हो। ठीक, फिर इसके बाद बात की कि कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, तो वाटर और पेट्रोल यूज किया जाता है। कोल्ड सरफेस, कोल्ड टेस्ट स्पेसिमेन हो और कैसी हो, उसकी सरफेस कैसी हो, स्मूथ सरफेस होनी चाहिए। ठीक, और वहीं ग्रीसेस और सिलिकॉन ग्रीसेस का जब हार्ड और रफ सरफेस की बात कर रहे हो, ठीक, वहीं यदि सिर्फ नॉइस रिड्यूस करनी है तो आप पेपर पेस्ट लगा दीजिए। ठीक, तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि भाई क्या क्या अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या हो गए, मेरे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के आ गए ना, यहाँ पे अलग अलग तरीके क्या आ गए हैं, कपलेंट आ गए हैं। यदि मेरे पास यहाँ पे अलग अलग तरीके के कपलेंट हैं तो मुझे सिंपली क्या जानना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं कंसीडर करूंगा कि कौन सा मेरा क्या है, कौन सा कपलेंट मुझे यूज करना चाहिए। तो क्राइटेरिया कौन कौन से होंगे, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, कौन कौन से क्राइटेरिया पे आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा कपलेंट यूज करना है। सबसे पहला क्राइटेरिया होगा रिक्वायरमेंट ऑफ प्लानिंग, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लीनिंग। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा, आप वही कपलेंट यूज करने वाले हैं। आप यदि आपका टेस्ट स्पेसिमेन है, आप टेस्टिंग करेंगे, इसके बाद उसे यूज के लिए भेजेंगे, तो उसके चारों तरफ आप जो भी कपलेंट यूज करेंगे उसे हटाना पड़ेगा ना। उसके चारों तरफ आप जो भी कपलेंट यूज करने वाले हैं उसको क्या करेंगे, क्लीन करने की जरूरत होगी ना। तो वो जो क्लीनिंग आपको करनी है, ठीक, वो जो क्लीनिंग करनी है वो किस तरीके से करेंगे, वो तो ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ने वाली। एक क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन तो यही है। दूसरा, केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। किसको, केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक, दूसरा क्राइटेरिया हुआ केमिकल रिएक्शन। आप जो भी कपलेंट यूज कर रहे हैं वो मेरे टेस्ट स्पेसिमेन से किसी भी तरीके की रिएक्शन तो नहीं करेगा। जैसे यदि बात करें हमारे एल्यूमिनियम में के साथ यदि वाटर भर देंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो सकता है। आयरन के साथ वाटर भरेंगे तो क्या होगा, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक, तो किसी भी तरीके की केमिकल रिएक्शन भी क्या करेगी, कपलेंट को डिसाइड करने का क्या होगा, एक जरिया होगा। तीसरी जो चीज हमें दिखाई दे रही है क्या है, सरफेस फिनिश। क्या, सरफेस फिनिश। जैसे यहाँ क्लियरली मेंशन है कि स्मूथ सरफेस होगी तभी वाटर और पेट्रोल का यूज होगा। ठीक, यदि रफ सरफेस है तो आप ऑयल ग्रीस या सिलिकॉन ग्रीसेस की तरफ जाएंगे। तो सरफेस फिनिश भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा कि आप कौन सा कपलेंट यूज करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद जो चौथा होगा क्राइटेरिया वो होगा मेरा टेम्परेचर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन, कि हमारे जो टेस्ट स्पेसिमेन है उसका टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से भी मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा कौन सा कपलेंट मैं यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो ये बेसिक 4 क्राइटेरिया होते हैं कपलेंट के डिसाइड करने के लिए कि कौन सा कपलेंट यहाँ पे मुझे यूज करना है। क्लियर, तो यहाँ पे आप कपलेंट, ये कौन सी टेक्निक है, इमर्सन टेक्निक है। अभी हम लोग टेक्निक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कपलेंट होगा बीच में। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ देगा। ठीक,
यूनिट के अंदर जाएगी। यदि किसी भी तरीके का क्या डिफेक्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्ट सिग्नल मिलेगा, उस रिफ्लेक्ट सिग्नल से जो वोल्टेज जनरेट होगी फिर से रिसीवर के पास जाएगी और उसे एम्पलीफाई करके क्या करेगा, ऑसिलोस्कोप में क्या कर दिया जाएगा, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरे बेसिक एलिमेंट्स किसके लिए, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में जो यूज होते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग टेक्निक की। कौन कौन से तरीके से हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने जो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल देखा था अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का, तो मैंने वहां पे दो मेथड डिस्कस किए थे। कौन कौन से मेथड डिस्कस किए थे, एक मैंने कहा था ट्रांसमिशन टाइप, क्या कहा था, ट्रांसमिशन टाइप। कैसा, ट्रांसमिशन टाइप की बात की थी। ठीक, दूसरी मैंने वहां पे बात की थी पल्स इको टाइप। कैसे, पल्स इको टाइप, पल्स इको टाइप। तो ये कैसे हैं, ये दोनों मेथड कैसे हैं मेरे, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप थे। वहां पे किसी भी तरीके से मैंने क्या किया था कि कपलेंट का यूज किया था, लेकिन कपलेंट सिंपली क्या था, कपलेंट एक लिंक का काम कर रहा था और ये क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप ही काम कर रहे थे। कैसे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप का काम कर रहे थे। ठीक, अब यदि बात करें दूसरी टेक्निक्स की, तो दूसरी हम लोगों ने जो मैंने पीछे वाले फिगर में जस्ट बना रखी थी वो क्या थी, इमर्सन टेक्निक थी। क्या थी, इमर्सन टेक्निक का यूज किया था। इमर्सन टेक्निक में क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा ये ट्रांसड्यूसर होता है उसको क्या किया जाता है, ट्रांसड्यूसर और वर्क स्पेसिमेन या टेस्ट स्पेसिमेन दोनों को एक टैंक के अंदर भर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, दोनों को एक टैंक के अंदर भर दिया जाता है। ठीक है, यदि ये टैंक के अंदर भर दिया जाता है, फिर इसके बाद यदि हम लोग यूज कर रहे हैं कपलेंट को, किसके अंदर, कपलेंट है सीधे चारों तरफ का क्या है, वर्क पीस और जो ट्रांसड्यूसर है, तो ये क्या है, ट्रांसड्यूसर और ये क्या है, वो टेस्ट स्पेसिमेन। इन दोनों में यदि दोनों के चारों तरफ क्या भर रखा है, मैंने कपलेंट भर रखा है, तो वो टेक्निक क्या कहलाएगी, सिंपली इमर्सन टेक्निक कहलाएगी। इसमें क्या करना है, हमें अपने टेस्ट स्पेसिमेन और ट्रांसड्यूसर दोनों को क्या कर देना है, एक टब के अंदर क्या करना है, एक बाथ टब के अंदर क्या कर देना है, इमर्सन कर देना है या सबमर्ज कर देना है। और जब भी तब टेस्टिंग क्या की जाएगी, यदि परफॉर्म की जाएगी तो मेरी क्या होगी, इमर्सन टेक्निक होने वाली है। ठीक, इस टेक्निक में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखा जाता है वो इस चीज का कि जो ये हमारी साउंड वेव का ट्रेवलिंग टाइम है, ये T1 क्या है, ये यदि T1 टाइम है, कौन सा टाइम है ये T1, ये सिंपली जब क्या, ये T1 टाइम कब का है, टू ट्रेवल अल्ट्रासोनिक वेव्स इन कपलेंट। जितनी देर कपलेंट में अल्ट्रासोनिक वेव्स ट्रेवल करने वाली हैं वो टाइम T1, और एक टाइम होगा यहाँ पे मेरे पास T2। क्या होगा, एक टाइम होगा T2। ये कौन सा टाइम होगा, टू ट्रेवल अल्ट्रासोनिक वेव्स इन टेस्ट स्पेसिमेन। ये दोनों टाइम हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो ये मेरा T1 है वो इज ग्रेटर देन T2 रखा जाता है। क्या रखा जाता है, हमेशा जितना समय यहाँ पे वाटर में चलने पे लगना चाहिए वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, किसमें, टेस्ट स्पेसिमेन में चलने के। इससे क्या, एक जो हमें सबसे बड़ी जो चीज मिलती है वो क्या समझ में आता है कि यदि मेरा ये टाइम ज्यादा रहेगा तो मैं क्या है, जिस समय हमारा एक टेस्ट स्पेसिमेन के अंदर हमारा सिग्नल ट्रेवल कर रहा होगा उस समय मुझे क्या होगा, बिल्कुल अलग तरीके का सिग्नल जनरेट होगा। यानी इस तरीके से देखिए कि यदि मैं बात कर रहा हूं T1 टाइम की, किसकी, T1 टाइम की बात कर रहा हूं, जब मेरा क्या होने वाला है, ये मेरा बिल्कुल वाटर में चल रही होंगी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो यदि वाटर में चल रही होंगी तो किसी एक तरीके का सिग्नल ये जनरेट कर रही होंगी। क्लियर, और जैसे ही वर्क स्पेसिमेन में इंटर करेंगी, ठीक, तो वहां पे कुछ अलग तरीके का सिग्नल हो सकता है, फिर डिफेक्ट भी मिले, फिर सबसे पहले क्या होगा, कोई डिफेक्ट मिलेगा तो वहां का सिग्नल, फिर इसके बाद बैक वॉल से रिफ्लेक्शन, फिर इसके रिफ्लेक्शन, तो कुछ अलग तरीके का सिग्नल जनरेट होगा। ठीक, तो ये टाइम ज्यादा रखा जाता है और ये टाइम क्या होता है, उससे कम होना चाहिए। ठीक, यानी ये टाइम ज्यादा रहने से फायदा क्या होगा कि मेरे ये जो हिस्से बनेंगे
जो टेस्ट स्पेसिमेन में है वो बिल्कुल अलग दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? मेरे वेब फ्रंट में जब डिस्प्ले में आएगा तो वो बिल्कुल कैसे दिखाई देंगे? अलग तरीके के दिखाई देने वाले हैं। इसलिए क्या रखा जाता है, ये टाइम हमेशा जब कपलेट में मूव करेगी मेरी अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो हमेशा ज्यादा रखने वाले हैं हम लोग टेस्ट स्पेसिमेन के मूवमेंट से। क्लियर? ठीक है। और ये मैथमेटिकली जो डिस्टेंस रखी जाती है उसको सिंपली एक मैथमेटिकली एम्पिरिकल फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, जहां ये t/4 + 1/4 इंच होनी चाहिए। कितनी? इतनी इंच की डिस्टेंस होनी चाहिए। यानी ये डिस्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। यानी जितनी देर ये टाइम t1 यहाँ पे ट्रेवल करने में लगने वाला है, यानी एक डिस्टेंस ही तो होगी, वो डिस्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होती है इमर्सन टेक्निक में। और वो हमेशा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है कि जो हमारी थिकनेस है टेस्ट स्पेसिमेन की, उसकी 1/4 + 1/4 अपनी तरफ से इतने इंच के लमसम रहनी चाहिए। यानी मेनली ये टारगेट है कि मेरा जो ये t1 है वो कितना होना चाहिए? इज ग्रेटर देन t2 हमेशा रहना चाहिए, केवल इसलिए। क्लियर? ठीक है। t जहां पे क्या है? ये थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन है। ठीक, थिकनेस ऑफ स्पेसिमेन है। ठीक, और ये d डिस्टेंस है जो हमारे ट्रांसड्यूसर और स्पेसिमेन के बीच में रहने वाली। क्लियर? ठीक है। तो इमर्सन टेक्निक क्लियर है। अब इसके बाद चलते हैं तो डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप में मैंने क्या बेसिक प्रिंसिपल में ही बता दिया था किस तरीके से काम करती है। ठीक, और ये इमर्सन टेक्निक हो गई मेरे पास कि उसमें क्या है, हम लोग चारों तरफ ही अपने कपलेंट को भर दिए। ठीक, जिससे क्या होगा, यदि कपलेंट चारों तरफ ही है तो मेरा जो एयर बीच में आने के चांसेस थे वो बिल्कुल क्या हो जाते हैं? रेड्यूस हो जाते हैं। किसी भी तरीके की यदि गैपिंग भी हुई तो भी हमारी एयर क्या है, टेस्ट स्पेसिमेन और किसके बीच, हमारे ट्रांसड्यूसर के बीच नहीं आने वाली। ठीक है। क्लियर? इमर्सन टेक्निक केवल इसीलिए ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि इसमें एयर के आने के चांसेस बिल्कुल नल होते हैं। जबकि डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप में यदि कहीं से भी थोड़ा सा भी क्या होगा, यदि होल मिल गया या किसी भी तरीके से उनके बीच में गैप क्रिएट हो गया कपलेंट और टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में, तो वहां पे एयर इंटर कर जाती है। उस चीज को रिमूव किया गया किसमें, हमारे इमर्सन टेक्निक में। चारों तरफ क्या कर दिया गया, कपलेंट ही भर दिया गया। जब चारों तरफ कपलेंट भर दिया गया तो अब एयर के चांसेस क्या हो गए, बिल्कुल निगलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट टेक्निक यूज करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारी बबलर टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? बबलर। ठीक, बबलर टेक्निक। बबलर टेक्निक, बबलर टेक्निक में सिंपली क्या किया जाता है कि जो मेरा ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसड्यूसर का जो सिग्नल है उसको एक नोजल के थ्रू पास किया जाता है। किसके थ्रू? एक नोजल के थ्रू पास कराया जाता है। ये ट्रांसड्यूसर है। ठीक, और यहाँ पे जो मान लीजिए जो कपलेंट हमें यूज करना है, जैसे वाटर ही मान लीजिए, तो उसको एक नोजल के थ्रू पास कराया जाता है। तो ये नोजल क्या करती है, हमारी वाटर की स्पीड को इंक्रीज कर देती है। ठीक, वाटर की स्पीड भी इंक्रीज कर जाती है। और यदि वाटर की स्पीड यदि मीडियम ही आपका स्पीड मीडियम की ही स्पीड इंक्रीज कर गई है तो निश्चित तौर पे यहां से आने वाला ट्रांसड्यूसर से आने वाला सिग्नल भी क्या होगा, उसकी भी स्पीड क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और ट्रांसमिशन जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्लियर? डेंसिटी तो अपनी जगह फिक्स है। ठीक, डेंसिटी तो वाटर की हमारी इमर्सन में भी तो थी। ठीक, डेंसिटी अपनी जगह फिक्स है। अब हमने यहाँ पे टारगेट क्या कर लिया कि हमने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी। ठीक, यदि इमर्सन टेक्निक में बात की जाए तो यहाँ पे लिक्विड से भरा हुआ था, तो यहाँ पे सिंपली डेंसिटी थी। ठीक, और जो भी टेस्ट स्पेसिमेन में हमारा चल रहा हो, लेकिन यहाँ पे हमने यदि अपने इसको मूव करा दिया, इस वाटर को मूव करा दिया, तो सिंपली रो इंटू बी को बढ़ाने का क्या मिल गया, एक जरिया मिल गया। यानी इंपीडेंस को और इंक्रीज कर दिया आपने, तो जो क्या है, ट्रांसमिशन बढ़ जाएगा। क्या होगा, यदि ये इंपीडेंस बढ़ गया तो ये इंपीडेंस का जो डिफरेंस होगा ट्रांसड्यूसर और इस मीडियम के बीच में, वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यदि ये कम हो गया तो क्या हो जाएगा, मेरा रिफ्लेक्शन और कम होगा। यानी ट्रांसमिशन इफिशियंसी क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। क्या हो जाती है, ट्रांसमिशन इफिशियंसी अच्छी हो जाती है। और इसको सिंपली क्या किया जाता है, परपेंडिकुलरली सरफेस के कैसा, सरफेस के परपेंडिकुलर ट्रांसड्यूसर सिग्नल एंड्रेंस कराए जाते हैं। कैसे, ट्रांसड्यूसर सिग्नल हमेशा सरफेस के या टेस्ट स्पेसिमेन की जो सरफेस है उसके क्या होंगे, परपेंडिकुलर क्या किए जाते हैं, सिंपली
इंजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाती है, ये टेक्निक यूज की जाती है हाई स्पीड स्कैनिंग ऑफ प्लेट्स। किसकी? प्लेट्स के लिए यूज की जाती है। किसके लिए? प्लेट्स हो, स्ट्रिप्स हो या सीड्स हो। किसकी? स्ट्रिप्स हो या सीड्स हो। ठीक, जितनी पैरेलल होती हैं चीजें उसके लिए यूज की जाती हैं। सम टाइम इसको सिलेंड्रिकल डायाग्राम के लिए भी यूज की जाती हैं। सिलेंड्रिकल ड्रम्स में भी इसका यूज कर लिया जाता है। क्लियर? तो जनरली किसके लिए? फ्लैट सरफेसेस के लिए ये टेक्निक यूज की जाती है। मेन टारगेट क्या था कि अब हमने क्या कर दिया, अपनी मीडियम की वेलोसिटी बढ़ा दी। यदि मीडियम की वेलोसिटी बढ़ा दी है तो इन दोनों में ट्रांसड्यूसर और उनके बीच में जो इंपीडेंस मिसमैच था होने, उसको क्या किया हमने और कम कर दिया। यदि इंपीडेंस मिसमैच कम कर दिया तो निश्चित तौर पे मेरा ट्रांसमिशन इफिशिएंसी और ज्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, क्लियर? फ्लैट सरफेसेस के लिए ये बिल्कुल क्या करती है, अच्छी तरीके से काम करने वाली है। ठीक, और वेव्स कैसी होंगी? ये हमेशा वेव्स कैसी होते हैं? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स जनरेट करती है। कैसी? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स का ही जनरेशन होता है इसके अंदर। कौन सी? लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स यानी जो क्या होने वाली हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन के रूप में क्या होने वाली हैं, ट्रेवल करने वाली हैं। उन्हीं वेव्स का जनरेशन इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक। कौन सी है? व्हील्स ट्रांसड्यूसर टेक्निक। नेक्स्ट टेक्निक है व्हील्स ट्रांसड्यूसर टेक्निक। कौन सी टेक्निक है? व्हील्स ट्रांसड्यूसर टेक्निक। अब ये क्या व्हील शब्द आ गया, क्या आ गया? व्हील। तो निश्चित तौर पे व्हील शब्द आया है तो किस लिए आया होगा? कॉन्टिन्यूअस मोशन। व्हील का मतलब ही है, यदि व्हील शब्द आ रहा है तो इसका मतलब ये ऐसी टेस्टिंग होने वाली है जिसमें कॉन्टिन्यूअस मोशन होने वाला है। क्या है? अब मेरी जो नेक्स्ट टेक्निक है वो कौन सी है? व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक। व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक। ठीक है, तो निश्चित तौर पे यदि व्हील शब्द है तो व्हील का मतलब व्हील ही यूज किस लिए करते हैं? व्हील का यूज ही किया जाता है कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए। किसके लिए? कॉन्टिन्यूअस मोशन के लिए। यहीं से समझ में आ जाता है कि निश्चित तौर पे कि ये टेक्निक ऐसी जगह पे यूज होने वाली है जहां पे मुझे कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग की जरूरत होने वाली है। इसमें क्या किया जाता है, एक टायर होता है जिसमें मान लीजिए आपका कपलेंट भरा होता है। ठीक, उसको क्या कर दिया जाता है, किसी उसमें एक्सेस में मूव कर किया जाता है और इसमें इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एक हमारा ट्रांसड्यूसर भरा होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर रख दिया जाता है। इस ट्रांसड्यूसर से क्या होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आती हैं और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स इसकी टेस्टिंग करने का काम करती हैं। ठीक, तो सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि भाई कॉन्टिन्यूअस मोशन यदि चाहिए तो ऐसे में क्या होते हैं, ये लार्ज एरियाज के लिए होते हैं, जैसे रेल्स की पटरियां। ठीक, रेल्स की पटरियों की टेस्टिंग करनी है। ठीक, या लेमिनेशन प्लेट्स। ठीक, जहां पे कॉन्टिन्यूअस लेंथ ज्यादा हो, कैसी हो, ऐसी जगह पे हम लोग इस टेक्निक का यूज करते हैं जहां पे लेंथ बहुत ज्यादा होती है। किसके लिए? या बिलेट फॉर पाइप्स। क्या होने चाहिए? बिलेट्स फॉर पाइप्स। तो जहां पे लेंथ ज्यादा होने वाली है टेस्टिंग के लिए, उस जगह पे हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हैं? व्हील ट्रांसड्यूसर टेक्निक, यानी कॉन्टिन्यूअस मोशन। यदि कॉन्टिन्यूअस मोशन होगा तो लगातार क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट होती जाएंगे, उनके सिग्नल क्या होंगे, डिस्प्ले में शो करते जाएंगे और ये व्हील लगातार कॉन्टिन्यूअस मोशन करता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो हमें एक कॉन्टिन्यूअस मोशन मिल जाएगा। ठीक, मुझे बार बार उठा करके रखने की जरूरत नहीं होगी, या मोशन कंट्रोल क्या आगे बढ़ाने के लिए उस तरीके से जरूरत नहीं होगी। एक स्मूथ कॉन्टिन्यूअस मोशन मुझे व्हील के थ्रू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जिसे है कौन सी, एंगल बीम टेक्निक। ठीक है, क्लियर है ना। व्हील का सीधे सा मतलब ही था कि भाई कॉन्टिन्यूअस मोशन होने वाला है। यदि कॉन्टिन्यूअस मोशन होने वाला है तो ऐसी जगह पे यूज होने वाली है जिनमें लेंथ ज्यादा होगी। ठीक, या मुझे ज्यादा ब्रॉड एरियाज में क्या करना होगा, टेस्टिंग करनी होगी। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टेक्निक, एंगल बीम टेक्निक। कौन सी? एंगल बीम टेक्निक। एंगल बीम टेक्निक। अब एंगल बीम टेक्निक कोई नई बात तो है नहीं। ठीक, इसमें सीधी सी बात यह है कि यदि ट्रांसड्यूसर, जनरली हमारे क्रैक्स यदि होते हैं तो इस फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? इस फॉर्म में होते हैं। क्रैक्स कभी इस फॉर्म में कम मिलते हैं। क्रैक्स किस फॉर्म में मिलते हैं? हमारी सरफेस के पैरेलली ज्यादा मिलते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है वो सॉरी सरफेस के परपेंडिकुलर ज्यादा मिलते हैं, सरफेस के पैरेलल बहुत कम क्रैक्स
इंटरनली क्रैक्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर ज्यादा होते हैं। तो यदि ट्रांसड्यूसर हमेशा, यदि मैंने लिया अल्ट्रासोनिक वेव्स का इधर से जनरेशन किया, तो क्या होता है कि यहाँ पे इस जो मेरा ये क्रॉस सेक्शन एरिया है डिफेक्ट का क्या है, कम है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, ये डिफेक्ट का कम है, तो रिफ्लेक्शन सिग्नल बहुत वीक होंगे। कैसे होंगे, रिफ्लेक्शन सिग्नल, रिफ्लेक्शन तो होगा यहाँ से, लेकिन वो कैसे होते हैं, बहुत वीक होते हैं। पर वहीं यदि मैं इसको इस फॉर्म में ले लूं, डिफेक्ट तो ऐसे ही है, पर यदि मैंने इसको एंगल्स के फॉर्म में जनरेट किया वेव्स को, अब यदि ये किसी एंगल पे जाएंगी तो अब क्या होगा, जो मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है या रिफ्लेक्टेड वो वेव्स हैं, वो रिफ्लेक्टेड सिग्नल क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक, इसीलिए एंगल बीम टेक्निक का यूज करते हैं। दूसरी एक चीज, जब ये कैसी थिन प्लेट्स हो, कैसी हो थिन प्लेट्स, एक रीजन तो क्या डिफेक्ट की ओरिएंटेशन है, ठीक, फर्स्ट रीजन डिफेक्ट ओरिएंटेशन, डिफेक्ट ओरिएंटेशन हो गया कि डिफेक्ट के ओरिएंटेशन को भी कवर करना है। ठीक, तो इस तरीके से किसी एंगल पर रखेंगे तो चाहे आपका इस तरीके का डिफेक्ट हो चाहे इस तरीके का, दोनों तरीके के डिफेक्ट में अच्छा खासा रिफ्लेक्शन मिलेगा। ठीक, दूसरा, यदि थिन प्लेट है, यदि बहुत पतली प्लेट है, ठीक है, तो यदि सीधे सीधे वेव्स जाएगी तो उसको बहुत कम टाइम मिलेगा और जो वेव्स जनरेट होंगी वो बिल्कुल कैसी हो जाएंगी, कन्वर्ज कर जाएंगी। ठीक, तो थिन प्लेट्स के लिए ट्रेवल ऑफ टाइम को बढ़ाने के लिए भी हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, एंगल टेक्निक्स का यूज करते हैं। यानी किसी एंगल पे भेजेंगे तो निश्चित तौर पर जो टाइम ट्रेवलिंग है, जो डिस्टेंस है ट्रेवल करने के लिए, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसी सबसे ज्यादा एंगल बीम टेक्निक्स किसके लिए, थिन प्लेट्स के लिए यूज होती है, जहां पे 5/8 इंच से भी लेस होनी चाहिए। ये थिकनेस कैसी होनी चाहिए, लेस देन 5/8 इंच से भी हो तो भी क्या होती है, हम लोग एंगल बीम टेक्निक्स का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग किसको, तो एंगल बीम टेक्निक्स हो गई। अब जो टेक्निक है हमारी वो है क्रैक डिफ्रैक्शन टेक्निक। क्या है, क्रैक डिफ्रैक्शन टेक्निक या क्रैक टिप डिफ्रैक्शन। क्या देखने वाले हैं, अब हमने अभी तक जो टेस्टिंग यूज की वो सिंपली क्या थी, हमारे केवल टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर रही थी। लेकिन अब जो टेक्निक्स इसके बाद होने वाली हैं वो हमारे मेजरमेंट के हिसाब से हैं। किसके हिसाब से, मेजरमेंट के हिसाब से है। जैसे मान लीजिए ये पांचवी टेक्निक जो है हमारी क्रैक टिप डिफ्रैक्शन। क्या है, क्रैक टिप डिफ्रैक्शन। इस टेक्निक का यूज किया जाता है किसके लिए, क्रैक लेंथ को मेजर करने के लिए। मीजर क्रैक लेंथ, मीजर क्रैक लेंथ। क्या करने वाले हैं हम लोग इससे, मीजर क्रैक लेंथ ऑफ सिंपल टाइप। ये नहीं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बहुत सिंपल टाइप के क्रैक को हम लोग मेजर करते हैं। यानी मान लीजिए मेरे पास प्लेट है, ठीक, यहाँ पे उसके यदि आउटर हिस्से में कोई क्रैक मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक, सरफेस है मेरे पास, सरफेस में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्रैक ऊपर ओपन दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये जानना है कि कितनी डेप्थ तक ये क्रैक गया है, कितने डेप्थ तक ये क्रैक गया है। तो फिर मैं क्या करता हूं, एंगल बीम टेक्निक का यूज करता हूं। किसका, एंगल बीम टेक्निक का यूज करता हूं और यहां से बीम जनरेट करते हैं। ठीक, यदि बीम जनरेट करते हैं, जब सबसे पहला डिफ्रैक्शन मुझे मिलता है, ठीक, इस नोच में जब पहुंचेगा सिग्नल तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलेगा उसे। ठीक, फिर इसके बाद यहां से जब ट्रेवल करेगी ये बीम तो उसे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड सिग्नल मिलेगा और इसके बाद ये कैसा हो जाएगा, फिर सिग्नल स्मूथ हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि निश्चित तौर पे यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो रहा है, कैसा, रिफ्लेक्शन के थ्रू। यहाँ पे इसके बीच में जितने भी सिग्नल होंगे क्या होंगे, हाईली रिफ्लेक्शन के होंगे। कैसे होंगे ये सिग्नल, हाईली रिफ्लेक्शन के होंगे। ठीक, और यहाँ पे भी जो सिग्नल आएगा, यहाँ पे जो सिग्नल आएगा रिफ्लेक्शन का होगा, यहाँ के बाद कैसा हो जाएगा, ये सिग्नल स्मूथ हो जाएगा। ठीक, तो इन टेक्निक्स, जैसे इस चीज को मेजर कौन कर रहा है, सिंपली ये हमारे केस में कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो लगी हुई हैं वही कर रही हैं। तो वो क्या करती हैं, सबसे पहले इस एंगल को मेजर करती हैं, ठीक, फिर इस एंगल को मेजर करती हैं θ2, और जो मेरा ये क्रैक है उसका भी एंगल, अब जैसे ही वो देखती हैं कि यहाँ से स्मूथ हुआ सिग्नल तो यहाँ से क्या कर देती हैं, एक सीधी लाइन खींचती हैं और ये जो बीच का एंगल है इसे थीटा, क्या मान लिया जाता, इसे थीटा कहती है, इसे थीटा कहती हैं। और इस तरीके से ये मेरी जो
क्रैक की लेंथ है वो मैं मेजर कर सकता हूं। यदि मुझे ये थीटा पता है, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल जैसा भी हेल्प करेगा, ठीक। तो यदि ये एंगल थीटा है तो मुझे ये ए चाहिए ना, ये कौन सा ए चाहिए, ये टाइम मान लीजिए dt है, क्योंकि ये कैसे मेजर कर लिया उसने कि यहाँ पे सिग्नल रिफ्लेक्शन का होगा, ठीक। फिर इसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा, फिर तुरंत इसके बाद क्या होगा, एक रिफ्लेक्शन बैक वॉल से मिलेगा उसे, ठीक। तो इन दोनों सिग्नल्स की वजह से उसे एक टाइम मिल जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक क्या कर लेगी, मेजर कर लेगी, ठीक है, ठीक। तो यदि ये dt पता है, थीटा पता है, ए पता है, तो मैं सिंपली ए क्या लिख सकता हूं, ए cos थीटा इंटू dt लिख सकता हूं क्या। लेकिन ये dt क्या है, dt टाइम है, और ये क्या है cos थीटा, ये सब डिस्टेंस को मेजर करते हैं ना। तो ये इस dt को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, डिस्टेंस में। तो dt सिंपली क्या है, इस dt टाइम में चली गई डिस्टेंस क्या होगी, यदि v वेलोसिटी है, क्या है, यदि ये v वेलोसिटी है, क्या है, यदि v वेलोसिटी से चल रही है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से d बराबर क्या हो जाएगा, t इंटू वी या v इंटू डी टी, ठीक। और ये कैसे हैं, रिफ्लेक्शन सिग्नल होते हैं, यानी हमेशा यहां से क्या होगा, जब सिग्नल रिफ्लेक्ट होगा उस समय आवाज आती है, इसलिए कैसा होता है, ये 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रैक डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज किया जाता है, किसके लिए, बैक वॉल, हमारी जो बैक वॉल्स होती हैं उसमें यदि कोई क्रैक है तो उसकी लेंथ को मेजर करने का काम करती हैं, क्या करती हैं, क्रैक के लेंथ को मेजर करने का काम करती हैं। ये कुछ इस तरीके से समझिए कि यदि अभी मान लीजिए यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट हुआ रिफ्लेक्शन का, ये कहाँ पे, पोजीशन ए पे है, कहाँ पे है, पोजीशन ए पे जनरेट हुआ, कहाँ पे, पोजीशन ए पे जनरेट हुआ, ठीक। फिर इसके बाद ये कॉन्टिन्यूअस एक जैसा सिग्नल जनरेट होगा, किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए। फिर एक सिग्नल जनरेट हुआ, ठीक, ये पोजीशन बी पे होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों के बीच में जो सिग्नल जनरेट हुआ, इससे तो क्या होगा, बड़ा होगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन की वजह से या क्रैक की वजह से आ रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों इतनी डिस्टेंस में तो ये क्या है, मेरा सिंपली क्रैक है। फिर यहाँ पे भी सिग्नल ऐसा ही होगा, ठीक। और फिर ये बैक वॉल की वजह से कुछ अलग तरीके का सिग्नल जनरेट होगा। तो यानी ये स्मूथ सिग्नल जनरेट होगा। तो ये स्मूथ सिग्नल जहां तक जनरेट होगा और ये बैक वॉल, तो ये टाइम dt को मेजर करा देगा, क्या करा देगा, ये मेरे टाइम dt को मेजर करा देगा, क्या कर देगा, टाइम dt मेजर करने का काम करेगा। और ये पोजीशन जहां जहां पे आई हैं, तो ये एंगल θ1 θ2 को मेजर कराने का काम करते हैं, ठीक। इस तरीके से मैं सिंपली क्या कर लेता हूं, अपने क्रैक की लेंथ को मेजर करने का काम करता हूं, ठीक है। जो सिंपल टाइप के होंगे, बहुत डिफिकल्ट टाइप के हम लोग क्रैक्स इसमें मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्रैक लेंथ भी आपने मेजर कर ली, क्या है, क्रैक लेंथ आपने मेजर कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है वेलोसिटी मेजरमेंट। क्या टारगेट है, वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी मेजरमेंट तो आप इजीली कर सकते हैं, जब डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो भाई वेलोसिटी नहीं मेजर कर पाएंगे, ठीक। वो भी देख लेते हैं किस तरीके से, ठीक। तो नेक्स्ट में लास्ट टेक्निक है जो इसमें, वो है वेलोसिटी मेजरमेंट। क्या है, वेलोसिटी मेजरमेंट, ठीक है। वेलोसिटी मेजरमेंट में जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट टाइप में भी बात की थी, क्या था कि यदि मान लीजिए मेरे पास ये टेस्ट स्पेसिमेन है, उसकी मुझे थिकनेस नोन है, क्या नाम पता है मुझे, ये थिकनेस पता है, क्या है, थिकनेस पता है, ठीक, क्लियर। मुझे क्या पता होगा कि जैसे ही मैं यहाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स जनरेट करूंगा, ठीक, मान लीजिए कोई डिफेक्ट है या नहीं, मुझे नहीं पता, चलिए मान लीजिए डिफेक्ट भी होगा, तो ठीक है, यहां से देखते हैं। तो जब ये सिग्नल जाएगा तो यहां तक तो ये बिल्कुल स्मूथ सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक। सबसे पहला रिफ्लेक्शन उसे यहां मिलेगा, कहां पे मिलेगा, ये रिफ्लेक्शन क्रैक की वजह से मिलेगा, तो यहां पे एक तेज बिप मिलेगी, ठीक। फिर इसके बाद सिग्नल कैसा होगा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक। फिर दूसरा सिग्नल बैक वॉल पे मिलेगा, ठीक, बैक वॉल पे, लेकिन ये क्रैक से कुछ अलग होगा। बीप तो मिलेगी रिफ्लेक्शन सिग्नल की, लेकिन क्या होगी, ये क्रैक से बिल्कुल अलग होगी, ठीक। फिर ये सिग्नल क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक। फिर एक ये कहां पे, यहां पे रिफ्लेक्शन सिग्नल जनरेट करेगा, ठीक। इसी तरीके से फिर ये फ्रंट वॉल पे पहुंचेगा, ये सिग्नल कहां पे पहुंचेगा, फ्रंट वॉल पे पहुंचेगा, तो सिमिलर बीप जनरेट होगी जैसे ही हमारी बैक वॉल पे। ये बैक वॉल का इको है, ये फ्रंट वॉल का इको है, ठीक। और ये दोनों किसके हैं, क्रैक्स के हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं इसको मेजर करता हूं कि मेरी डिस्टेंस क्या है। तो बैक वॉल और ये फ्रंट वॉल
दोनों की थिकनेस तो मुझे पता है, क्या पता है, थिकनेस पता है, ठीक। और जब बैक वॉल और ये फ्रंट वॉल के बीच में जब चला होगा उस समय क्या कितना समय लगा है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक से मिल जाएगा, ठीक। क्या क्या पता है, थिकनेस पता हो गई, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक से वो टाइम dt मिल जाएगा जब बैक वॉल और फ्रंट वॉल के सिग्नल जनरेट हुए होंगे। तो यहां से मैं क्या वेलोसिटी नहीं मेजर कर सकता, थिकनेस अपॉन टाइम से, ये थिकनेस अपॉन टाइम dt यदि कर दूंगा तो ये वेलोसिटी मेजर हो जाएगी। और जैसे ही वेलोसिटी मिल जाती है, ये वेलोसिटी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, इस वेलोसिटी से मैं इस क्रैक की डिस्टेंस का भी मेजरमेंट कर सकता हूं। यदि मुझे वेलोसिटी मिल गई तो क्रैक कितनी डिस्टेंस पे है ये मैं मुझे मेजर करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्रैक के सिग्नल कहां कहां से मिले हैं, यहाँ पे, तो इसमें टाइम क्या लगा होगा, dt लगा है, ठीक। यदि dt टाइम लगा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो क्रैक निश्चित तौर पे क्या होगा, यदि चाल बराबर दूरी बटे समय लगाएंगे तो b dt अपॉन t हो जाने वाला है। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन सिग्नल है, यानी 2 बार सिग्नल गए होंगे तो डिस्टेंस को हाफ